Very good morning to the students of PG 4th SEM. Today's lecture is on the topic Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder. स्टूडेंट्स को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि इसके बारे में समय समय पर हम लोग बात करते रहे हैं और इसकी ये प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में बहुत वेरिएशंस के साथ देखी जा सकती है. अगर हम बात करते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर या कंडक्ट डिसऑर्डर की, तो इस लेक्चर के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर किसको बोलेंगे और कंडक्ट डिसऑर्डर को किस तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे. तो अगर हम कुछ बिहेवियर्स की बात करते हैं जो कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर दोनों में दिखाई देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो यंग चिल्ड्रन हैं अगर वो डिस्प्ले करते हैं अपने टेम्पर टेंट्रम्स को, वो पुअर सेल्फ कंट्रोल को, अपने एग्रेशन को, या फिर कुछ इस तरह का एक डिसोबे जैसा बिहेवियर वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बातों के पर्सपेक्टिव में अगर वो दिखाते हैं, किसी के सामान को चोरी करना, किसी की प्रॉपर्टी को डेमोलिश करना, किसी से रिवेंज लेने की बात करना विद ऑफ नो रीजंस, तो ये सारी बातें इसके अंदर आती हैं. तो हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है वो एक परवर्सिव डेवलपमेंटल फेल्योर किसी एकेडमिक्स या किसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में ही नहीं दिखाता है, बल्कि वो किसी भी इंसान के, चाहे वो उसके एडोलेसेंट का वो पीरियड हो या फिर वो एडल्टहुड में जाता है या फिर उसके बाद भी अगर हम बात करें तो हम देखें वो हमको तरह तरह से वो अफेक्ट करता है. लाइक अगर हम एडल्टहुड में होते हैं तो हम देख पाते हैं किस तरह से हम सब्सटेंस अब्यूज़ के शिकार होते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं और तमाम बातें. हम देख पाते हैं कि किस तरीके से हमारे रोमांटिक जो एक पार्टनरशिप होती है उसमें किस तरीके से वायलेंस देखने में आता है. तो ये जो हमारे बिहेवियर होते हैं, जो हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर है, जो एक एंटी सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है, वो धीरे धीरे ना कि वो हमारे किसी भी एडोलेसेंट के एकेडमिक्स को ही वो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, बल्कि वो हमारे पूरे डेवलपमेंटल, अगर हम पूरा डेवलपमेंटल डिफरेंट लेवल्स को देखें तो हम देख पाते हैं कि वो हमको कितने स्ट्रांग और कितने एडवर्स तरीके से प्रभावित करता है. जो हमारा ऐसा व्यक्तित्व डेवलप होता है जो हमको समाज के लायक ही नहीं छोड़ता. और हम देख सकते हैं कि इस तरह से हर लेवल पे परेशानी आने लगती है, चाहे वो हमारा पर्सनल हो, चाहे वो हमारा वोकेशनल हो, या फिर हम किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हों, फिर वो हमारा पीयर ग्रुप हो, बात बात में अपने एग्रेशन को दर्शाना, बातों को ना मानना, अपने आप को सब कुछ समझना, है ना, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं. अगर हम DSM-4 इस कैटेगरी को, अगर DSM-4 और DSM-5 के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर का जो डिसऑर्डर क्लास है उसके अंदर अटेंशन डेफिसिट और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर इसके अंदर हम रखते हैं. लेकिन वहीं DSM-5 में अगर हम ODD को देखें या ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर को देखें तो इसके अंदर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर इसमें शामिल होते हैं. अगर हम ये देखें कि कब हमारा व्यवहार कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर आता है और कब ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के अंदर आता है, तो बहुत क्लियर एक डिमार्केशन दिखाई देता है कि लाइक जब हम एक रेपिटेटिव बिहेवियर की बात करते हैं जो कि बहुत एग्रेशन और दूसरों की बातों को ना सुनना और दूसरों से रिवेंज लेने की बात करना, अपनी गलतियों को दूसरों को ही बार बार प्रोजेक्ट करना और अपनी कोई गलती ना मानना, इसको अगर बहुत स्ट्रांगली और यूं कह लें कि बहुत बदतमीजी के साथ अगर इस तरह का व्यवहार लगातार किया जा रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि आगे जाकर के इस तरह का जो एडोलेसेंट है, इस तरह के जो यंग चिल्ड्रन हैं, उनकी लाइफ किस तरह से किस कदर खराब होने वाली है वो उसका अंदाजा हम शुरू से ही लगा सकते हैं. इसीलिए हमारे यहाँ संस्कारों की बात की जाती है, इसीलिए हमारे यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की बात की जाती है कि जिसमें हम पूरी तरह से किसी भी बच्चे के साथ पूरा न्याय कर सकें और उसके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकें, एक खूबसूरत मोड़ दे सकें, ताकि वो उसको वही नहीं इंजॉय करे, बल्कि उसके पेरेंट्स, उसके कोलीग्स, उसका पीयर ग्रुप, उसका नेबरहुड
और वो तमाम लोग जो जो उसके संपर्क में आते हैं वो उसके साथ एंजॉय करते हैं। नहीं तो अगर हम रिवर्स में सोचें तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह का कोई व्यक्ति किसी इंस्टीट्यूशन में शामिल होता है किसी भी तरह से, तो हम देख सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन का, वहाँ के लोगों का किस तरीके से उन लोगों को वो प्रभावित करता है। वो हम सभी में से किसी से छुपा नहीं है और तरह तरह के इस तरीके के एग्जाम्पल्स मिलते रहते हैं जो कि स्टार्टिंग में इस तरह के बिहेवियर को ना चेक करने का नतीजा होते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि किस कदर ये प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर किसी बात को आना, लाइक डिफरेंट बिहेवियर्स की बात करें तो एग्रेशन, लाइक टेकिंग रिवेंज वेरी स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ नो रीजंस, और बात बात पे गुस्सा होना, बात बात पे किसी को मार डालने, किसी को गाली देने, किसी की प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने, आग लगा देने, चोरी करने, किसी को हर्ट करने, इस तरह के जो व्यवहार है, अगर वो लास्ट 1 ईयर से अगर देखा जा रहा है तो इस तरह के बिहेवियर को हम कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर शामिल करते हैं। और अगर हम अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की बात करें तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर नॉर्मली टेम्पर टेंट्रम्स, एक डिसरिस्पेक्ट अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के लिए शो करना, और एक एग्रेशन दिखाना, बातों को ना मानना, और अपने पीयर्स के साथ बहुत बदतमीजी के साथ पेश आना, इस तरह के जो व्यवहार हैं, इसमें कम से कम अगर कोई 3 व्यवहार पिछले 6 महीनों में अगर दिखाई देता है तो उसको हम लोग ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं। लाइक एक जो विद्रोहपूर्ण व्यवहार होता है, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर से मतलब है कि ऐसे बच्चे जो एक विद्रोहपूर्ण व्यवहार करते हैं तो उनका विद्रोह उनके तरह तरह के व्यवहार में दिखाई देता है कि वो आगे जाके किस तरह का विद्रोह करेंगे और किस तरह के बिहेवियरल पैटर्न्स को शो करेंगे। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सीडी टेंड्स टू डेवलप लेटर देन ओडीडी। कंडक्ट डिसऑर्डर बाद में डेवलप होता है क्योंकि उसमें तो हम लास्ट 1 ईयर में इन बिहेवियर्स को देखने की बात करते हैं, इस तरीके के रॉन्ग बिहेवियर्स को। और अगर हम ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की बात करें तो ये 6 मंथ्स में जो इस तरह का बिहेवियर ये डिस्प्ले करते हैं, टेम्पर टेंट्रम्स काइंड ऑफ, तो इस तरह के बिहेवियर की अगर हम बात करें तो हम ये देख पाते हैं कि किस तरह से इन दोनों में फ़र्क है। और हम ये पाते हैं कि जो कंडक्ट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम या अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जो रिपोर्ट की जाती है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उसके बारे में ब्लमस्टीन और कोहेन 1986 ने बात की है कि वो 14 to 17 ईयर्स के बीच इस तरह का व्यवहार ज़्यादा करके हाईलाइटेड होता है या ज़्यादातर समझ में आने लगता है। उसके पहले हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि लाइक ये तो बच्चा है और इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत रीजनेबल रहने की ज़रूरत है कि कौन सा व्यवहार किस रीज़न से किया जा रहा है, उसको संभाला जाए और किस तरीके से इन बच्चों के साथ घर के लोगों का, उनके नेबरहुड का, बेसिकली घर के लोगों का, क्योंकि पेरेंट्स के कंट्रोल में बच्चे ज़्यादा रहते हैं। और सम टाइम आजकल टीचर्स भी इस तरीके के हो रहे हैं जो तरह तरह की पॉलिटिक्स स्टूडेंट के साथ करते हैं, लाइक कास्टिज्म एंड खुद को बहुत हाईलाइट, बहुत पॉपुलैरिटी पाने के लिए वो इन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ये स्टूडेंट शिकार हो जाते हैं और आगे जा करके कहीं ना कहीं जो इस तरह की फीलिंग्स उनके अंदर रहती है तो वो इस तरह का काम करने की कोशिश भी करते हैं और उनको लगता है कि उनका एक अनुभव है इस तरह का कभी कि ये कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है, लाइक उनका कुछ बुरा नहीं होने वाला है। तो इस बात से भी बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि ये जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी भी स्टूडेंट का रोल क्या हो और उसका बिहेवियर क्या हो। क्योंकि अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, या यूँ कह लें कि एक सिचुएशनल इन्वायरमेंट में किस तरह का बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल को करना चाहिए, वो अगर पेरेंट्स और टीचर्स सिखा पाएं तो एंटी सोशल बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कमी लाई जा सकती है। और वो सिर्फ रोल मॉडल बन के ही प्रेजेंट करने की बात होती है। कई बार क्या होता है कि अगर मैं टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स अपने नॉलेज या अपनी रीच को बताने के लिए कि स्टूडेंट्स किस तरीके से उनसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, उस लेवल तक ले जाने में वो
उसके बीच में वो किस किस तरह का बिहेवियर कर जाते हैं कि कई बार बच्चे बहुत मजबूर होकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, टीचर्स के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, और वो तमाम बातें जो उनको बुरी लगती हैं पर वो कुछ कह नहीं पाते हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके पूरे जीवन को प्रभावित करती हैं। और कई बार वो इंडिविजुअल इस तरह का व्यवहार करते हुए पाया जाता है, और कई बार वो इस तरह का वो सीख जाता है कि लाइक इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स का भी बहुत और बहुत बड़ा रोल है, शायद कई बार पेरेंट्स से भी बड़ा। अगर हम ये देखें कि हाउ टू एसेस about the behavior of these disorder like conduct disorder and oppositional defiant disorder, so there are some checklist and rating scales for the assessment of these disorder, like child behavior checklist by Aiken Beck 1993, like Elliott delinquency scale 1983। इस तरह के जो चेकलिस्ट और डेलिक्वेंसी स्केल्स हैं, इसमें उनके पेरेंट्स, उनके पीयर ग्रुप, उनके नेबरहुड जो भी क्लोज हैं उस यंग चिल्ड्रन के, उन एडोलेसेंट्स के, उसमें ये देखने की बात आती है कि उनकी तरफ से उसके बिहेवियर को लेके क्या चीज़ें आती हैं। फिर जिन बिहेवियर की कैटेगरी की बात की गई है, अगर उसमें से उनका वो विंडिक्टिव बिहेवियर या इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको हम किस कैटेगरी में रखें और वो एंटी सोशल बिहेवियर है कि नहीं। तो ये चेकलिस्ट और इस तरह की डेलिक्वेंसी स्केल्स काफ़ी हेल्पफुल हैं इस तरह के व्यवहार को एसेस करने के लिए। अगर हम प्रेवलेंस को देखें तो हम ये देखेंगे कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर जो है उसका प्रेवलेंस कंडक्ट डिसऑर्डर की बजाय चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम एडोलेसेंट्स में देखें तो हम दोनों, चाहे वो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर हो चाहे वो कंडक्ट डिसऑर्डर हो, दोनों में एक इक्वल रेशो मिलता है कि दोनों के डेवलप होने की एक इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर हम लाइफ टाइम प्रिवेलेंस रेट देखें तो हम देखेंगे कि 12% फॉर ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, इन विच 13% फॉर मेल एंड 11 फॉर फीमेल, एंड 8% फॉर कंडक्ट डिसऑर्डर, इन विच 9% फॉर मेल एंड 6% फॉर फीमेल। इस तरह का रेशो देखने में आता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर का जो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस रेट है वो कंडक्ट डिसऑर्डर की अपेक्षाकृत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार उस तरह के एक्टिविटी को उसके बचपने में हम ले लेते हैं। तो शायद इस ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो प्रिवेलेंस ज़्यादा दिखाई देता है, और या वो एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह के टेंट्रम्स जो चिल्ड्रन हैं वो डिस्प्ले करते हैं। तो और अगर देखा जाए तो अगर हम इंडिया की सोसाइटी की बात करें तो दिस इज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, उनको सारे एक्सपोजर्स थे। अब थोड़ा सा सिचुएशन बदली है कि फीमेल भी फोकस में है और पॉजिटिवली फोकस में है, लेकिन कई बार पॉजिटिवली फोकस में आने के कारण अगर इनका परसेंटेज इस एंटी सोशल बिहेवियर में अगर कम है थोड़ा सा मेल से, तो हम देख सकते हैं आजकल इनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत तरह की एंटी सोशल एक्टिविटी में है। लोग इन लड़कियों का सहारा लेते हैं कि कोई इन पर शक नहीं करेगा, लाइक कोकीन, निकोटीन और इस तरह के सब्सटेंसेस की तस्करी, और इन तमाम चीज़ों में कई बार इन भोली भाली लड़कियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो कि हम देख सकते हैं कि आजकल इन चीज़ों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह के एक्टिविटीज़ की, इस तरह के बिहेवियर्स की। कई बार ये हाईलाइट होते हैं, कई बार नहीं होते हैं। इस तरह के तमाम एपिसोड्स सच्ची कहानियों पर आधारित हमारी टीवी पर सावधान इंडिया में भी बहुत सारे इस तरह के एपिसोड्स दिखाए जाते हैं, जिसमें हम लोग ये देख पाएंगे कि किस तरीके से फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की न्यूज़ पढ़ने को कम मिलती है। और या फिर यूं कह लें कि हम इस पर बहुत फोकस नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि इस तरह का बिहेवियर एक मेल के थ्रू ही दिखाया जाएगा। तो मेल का तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की एक्टिविटी में। और आज के समय में तो ग्रुप बना करके लड़के इस तरह की एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं, जिसको हम कभी मॉब लिंचिंग और कभी कुछ कहने की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर इस तरह की एक्टिविटीज़ का रूप बदला है धर्म के नाम पर और तमाम चीज़ों पर बेस्ड होकर। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि इनका ये जो एग्रेशन है, इनके जो टेम्पर टेंट्रम्स हैं, उसका इस्तेमाल कुछ लोग अपनी कुछ सस्ती राजनीति, कुछ सस्ती सामाजिकता के लिए ना कर लें, इसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें टाइम टू टाइम हमको अपने यंग चिल्ड्रन और अपने एडोलेसेंट्स को समझाने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस को देखें
तो हम देख पाते हैं कि गॉटफ्रेडसन और हर्शी 1992 की अगर हम बात करें तो हम देख पाते हैं कि इंडिविजुअल डिस्पोजिशंस की बात की गई है कि किस तरीके से अगर हम कॉजेस को देखें और इन अप्रोचेस को देखें तो किस तरीके से ये इंडिविजुअल फैक्टर्स पर बेस्ड है या इंडिविजुअल ट्रेट्स पर बेस्ड है कि कोई इंडिविजुअल कैसा ट्रेट दिखाता है। तो ये भी इंडिविजुअल डिस्पोजिशन भी एक रीजन है फॉर हैविंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर लाइक ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर related or conduct disorder related. This is because of two things are it seems to be highlighted about this individual disposition. One is it is due to the exposure of nicotine. Sometime क्या होता है कि हमारे जो adolescents हैं वो इस तरह के behavior निकोटीन एक्सेट्रा जो substances हैं उसका इस्तेमाल करके भी इस तरह के behavior को इस तरह के बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिलता है, कई बार उनको चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती है कि वो चीज़ों की समझ उनकी कैसे डेवलप हो, जिसके कारण वो अपने इस तरीके के टेम्परामेंट को शो करते हैं और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके भी लाइक इन सब्सटेंसेस अब्यूज़ जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी वो इस तरह के अग्रेसिव बिहेवियर को दिखते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि शायद उनको सोशल फैसिलिटेशन मिलती है और उन पर वो आरोप कम होता है और जो सब्सटेंस लिया है उस पर वो आरोप बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस चीज़ को ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, आरोप किस पे होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, कंडीशन क्या है, तमाम बातें। और अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स को देखें तो इंडिविजुअल डिस्पोजिशन में अगर हम जेनेटिक फैक्टर्स की बात ना करें तो बात बनती नहीं है। हम देखते हैं कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं कि जिस तरीके से हमारा ये जो हमारे जिस तरह के जीन्स रहे हैं समटाइम क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर के कारण भी हम देख पाते हैं कि इस तरह से एग्रेसिव बिहेवियर किसी का दिखाई देता है। और जो हमारी जेनेटिक ट्री है उसमें हम देख पाते हैं कि अगर कई पीढ़ी पहले भी अगर इस तरह के लोग, इस तरह के क्राइम और इस तरह के डेलिक्वेंट बिहेवियर करते हुए लोग पाए गए हैं तो हम ये देख पाते हैं कि वो हमारे किसी भी लेवल ऑफ जेनेटिक ट्री में वो चीज़ें हमको दिखाई दे सकती हैं। वहीं पर अगर हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस में अगर हम लोग कॉग्निटिव रिसर्चेस की बात करें तो ऐसे रिसर्चर्स ने बड़ी अच्छी बात की है। एक चीज़ जो पूरी तरह से इस मैकेनिज्म के साथ जुड़ जाती है, लाइक इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटरप्रेटिंग सोशल एनवायरमेंटल क्यूज दैट अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई प्रॉक्सिमल मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग बायसेस इन सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सोशल एनवायरमेंट से जो उसको क्यूज मिल रहे हैं उसको इंटरप्रिटेशन करने में वो बहुत बायस्ड होता है, एक अपने तरह के मैकेनिज्म को डेवलप करता है कि उस सोशल एनवायरनमेंट को वो किस तरीके से इंटरप्रेट करे। कई बार ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि चीजें इस तरह से क्रिएट की जाती हैं समटाइम और किसी ऐसे टेम्पर टेंट्रम शो करने वाले या एंटी सोशल तरीके की एक्टिविटी को, बिहेवियर को शो करने वाले किसी इंडिविजुअल का चुनाव किया जाता है कि अगर किसी को रॉन्गली उसको ट्रैप में लेना है तो इस तरह की चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लाइक हम अपने सोशल एनवायरनमेंट का इंटरप्रिटेशन बहुत बायस्ड होकर करते हैं और ये जो हमारी सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है ये कहीं ना कहीं से बायस्ड होती है। उसका रीज़न है कि जिस तरीके से हम शुरू से किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, किसको कैसे समझना है, इन बिटवीन द लाइंस कैसे समझना है, हमारे पेरेंट्स कितना इन्वॉल्व होते हैं डिफरेंट बिहेवियर और एक्टिविटी और पैसिविटी को लेकर, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं कि हम अपने सोशल एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करते हैं और इस सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को किस तरीके से कंसिडर करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये इंटरेक्शन जिसकी बात मैंने अभी की कॉग्निटिव लेवल पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर यहाँ पर हम इन यंग एडोलेसेंट्स को के साथ अगर हम बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाए पॉजिटिवली तो स्थिति बहुत खराब होती है। लाइक जो एक इंटरेक्शन रहता है एक चाइल्ड का, एक इंडिविजुअल चाइल्ड का उसके सोशल एनवायरनमेंट के साथ, अगर हम देखेंगे तो डिफरेंट तरह से हम उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन लाइक कुछ पॉइंट्स हैं लाइक पैसिव, लाइक इट मीन्स कि लाइक अगर उसके मन में कोई भाव आ रहे हैं
और किसी तरह का बिहेवियर, और अगर उसको एक पैसिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जैसा सोचता है उस तरह की एक्टिविटी कर लेता है, और वहां पर आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ एग्रेशन, इस तरह के निगेटिव कंपैशंस को लेकर वो इस तरह का व्यवहार करता है। फिर सेकेंड पॉइंट, अगर हम इवोकेटिव की बात करें तो हम देखते हैं कि ये चीज उस इंडिविजुअल से ना जुड़ के अदर्स की तरफ से आ रही है, लाइक जैसे पेरेंट्स की तरफ से, उसके पीयर ग्रुप की तरफ से, उसके टीचर्स की तरफ से, उसके नेबरहुड की तरफ से। अगर इस तरह का कोई व्यवहार उसके सामने आता है तो कई बार रोल मॉडल के तौर पे उस तरह का नेगेटिव बिहेवियर उनके लिए कुछ काम करता है, और वो शुरू से अगर इस तरह की चीज देखते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी कैन से कि वो इस तरीके की चीजें एम्बेडेड हो जाती हैं, और वो इस तरीके का व्यवहार कब करने लगते हैं उनको पता नहीं चलता है। फिर हम अगर मैनिपुलेशन को देखें, रिएक्ट को देखें, एक्टिव होने जैसी चीज को लेकर के देखें, देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ एनवायरमेंटल ऑप्शन, इन्वायरमेंट के ऑप्शन में अगर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये ना करना वो ना करना, तो ये भी चीज कई बार बिना रीजन बताए हुए अगर चीजों का होना होता है तो इस तरीके के बिहेवियर, नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर का डिस्प्ले होने जैसी चीज दिखाई देती है। फिर एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, एडोलेसेंट फ्रेंडशिप। किस तरह की फ्रेंडशिप है उस एडोलेसेंट की, क्योंकि उस समय वो एक ऐसी स्टेज में होता है कि उसको ये पता नहीं होता व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, क्या करने से क्या होगा, उसको इक्वेशन का पता नहीं होता है, और जब तक इक्वेशन का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो यहां पर ही बहुत जरूरी है कि अगर उसके अच्छे फ्रेंड्स हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, अच्छे पेरेंट्स हो, अच्छे टीचर्स हो, तो वो यहाँ से एक पॉजिटिव असर को देख करके उस सिचुएशन को भाप सकता है और यहाँ से निकल सकता है। इसलिए मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम कोई भी इंडिविजुअल अपने एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बिताता है, वहां पर उसको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, डिफरेंट स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, कॉलेज के डिफरेंट अथॉरिटीज के साथ, और उन तमाम लोगों के साथ, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज के साथ, कि उसको कैसे बिहेव किया जाना है, डिफरेंट मूड एंड मोड वाले टीचर्स के साथ, और डिफरेंट तरह की वैल्यूज जो कि लिए हुए हैं, और वो उस पर डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। तो रोल मॉडल कहना एक बात है, लेकिन उसको ये कैसे असर करते हैं आप देख सकते हैं कि कितना इसका इंपॉर्टेंट रोल है। देन एंटरिंग इनटू एंटी सोशल एनवायरनमेंट, एक और बात सामने आती है कि अगर वो एक एंटी सोशल एनवायरनमेंट में अगर वो एंटर कर जाएं तो इस तरह का प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है उन एडोलेसेंस की कि जहां पर ये चीज काम नहीं करती। बहुत मैच्योरिटी लेवल पे हम ये बात कहते हैं कि चीजें कुछ भी हो रही हों और उसका असर ना हो, और कई बार हम ये भी कहते हैं कि जिसके साथ रहते हैं उसी जैसे हो जाते हैं। तो अपने ऊपर किसी का असर ना हो, इस प्रैक्टिस को करने के लिए शायद इंसान का कई बार पूरा जीवन लग जाता है, अगर वो बहुत समझदारी के साथ अपने जीवन में किसी तरह की एक्टिविटी कर रहा होता है और बिहेवियर को परफॉर्म कर रहा होता है। उसी बेसिस पे अगर हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को देखें तो हम अगर इंडिविजुअल फैक्टर्स को देखें तो हम देख पाते हैं टेम्परामेंट को लेकर पोस्टर 1995 ने बहुत सारी बात की है कि हमारा टेम्परामेंट कई बार बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह की बिहेवियर को शो करने के लिए। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले इसके बारे में बात कही है टेम्परामेंट को लेकर। अगर मैं बात करूं कि क्योंकि इस पे जेनेटिक इफेक्ट भी है, क्योंकि कोई भी टेम्परामेंट जो है उसके पीयर ग्रुप का इफेक्ट है या अदर सोशल एनवायरनमेंट का इफेक्ट है, तो उसके जेनेटिक फैक्टर्स भी ऐसे हैं कि जिसके कारण वो इंडिविजुअल इस तरीके का टेम्परामेंट अपना शो करता है। अगर हम ये देखें कि इस तरह की भी बातें हैं कि जो चिल्ड्रन इन टेम्परामेंट, इस तरह की टेम्परामेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा एग्जिबिट करते हैं, वो उनमें ये रिस्क होता है, वो हाई रिस्क में रहते हैं कि उनके अंदर एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर प्रॉब्लम्स डेवलप हो। तो इस बात का ध्यान रखने की। फिर इसमें दूसरी बात आती है बिहेवियर जेनेटिक अप्रोचेस, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देन न्यूरो ट्रांसमीटर्स, कई बार क्या होता है कि हम जानते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट रखते हैं, एक प्रॉपर मैकेनिज्म में हमारी बॉडी और माइंड काम कर पाए। तो हम देख सकते हैं कि अगर डोपामाइन पर इसका इफेक्ट होता है, डोपामाइन अफेक्टेड होता है, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एक हाइपर एक्टिव बिहेवियर है उसमें वो इंक्रीज होने लगता है।
तो कई बार ये बहुत ज़रूरी है कि जो फिजियोलॉजिकल या यूँ कह लीजिए कि जो विसरल चेंजेस होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर दूसरी बात आती है, इंडिविजुअल फैक्टर की बात मैंने की, देन फैमिली फैक्टर्स। बहुत इसके बारे में अभी मैंने बहुत सारी बातें मैंने साइड बाय साइड में करती गई। लाइक पुअर पेरेंटल डिसिप्लिन, हम ये देख सकते हैं कि पेरेंट्स को खुद ही पता नहीं होता है, या यूं कह लें कि पेरेंटल मॉनिटरिंग, है ना। कोई मॉनिटर क्या करेगा जब उसको यही नहीं पता है कब कहाँ क्या कैसे कितना बोलना है, क्या करना है, हमारा कौन सा बिहेवियर हमारे बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करेगा, फैमिली में वो कैसे बिहेवियर करें, अपने स्पाउस के साथ कैसा बिहेवियर करें, नेबरहुड के साथ कैसा करें। अगर वो दोहरे तरीके का व्यवहार अगर वो दिखाते हैं, एक बार वो अपने बच्चे से ये कहें, अगर मान लीजिए उस बच्चे की किसी से लड़ाई हो गई है, अगर वो ये बोले कि तुम उसको मार के क्यों नहीं आए, और एक तरफ ये भी बताएं कि भाई इस तरह से किसी को मारा नहीं करते, तो वो बच्चा कभी डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि मुझे करना क्या चाहिए। तो अगर इस तरीके की चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं, क्योंकि मुझे कई बार लगता है बच्चों के मामले में कि पेरेंट्स की ही काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि वो इतनी जगहों पर गड़बड़ होते हैं कि अगर वो अपना प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर रोल प्ले करें, शायद ये बहुत मुश्किल बात है कि अपने बिहेवियर से सामने वाले के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। और जब अपने बच्चों की ही बात हो तो ये मामला तो और भी बड़ा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने किस व्यवहार को सही कहते हैं, किस व्यवहार को क्या कहते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। फिर मैं अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करूं, दैट इज सोशल एंड कम्युनिटी फैक्टर्स। तो हम उसमें देखते हैं अर्बनाइजेशन को। गाँव में बहुत सीधे साधे और एक सरल माहौल देखने को मिलता था। आज तो चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि वो अर्बनाइजेशन के कारण कई बार वो वहाँ से लौट के आते हैं और उस एंटी सोशल एक्टिविटी को वहाँ शुरू कर देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अर्बनाइजेशन भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इस तरीके के अपोजिशनल डेफिएंट बिहेवियर और कंडक्ट रिलेटेड इस तरह के एंटी सोशल बिहेवियर को शो करने का। फिर इंगेजमेंट विद डेलिक्वेंट पियर्स, इसके बारे में बात हो चुकी है। लाइक अगर वो अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के साथ, ऐसी टेंडेंसी के बच्चों के साथ अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो वो किस तरह से असर दिखा सकता है। लाइक वो फैमिली से लेके सोशल एनवायरनमेंट तक को अफेक्ट करता है। अगर इस तरह के साथ ऐसे एडोलेसेंट्स का अगर साथ है, इस तरह के लोगों के साथ, ऐसे डेलिक्वेंट बिहेवियर वाले बच्चों के साथ, तो हम ये देख पाते हैं कि वो किस तरीके से अपने टेंट्रम्स में और इंक्रीमेंट कर देते हैं कि किस तरीके से वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ और अपने तमाम लोगों के साथ बिहेव करते हैं। वो इसका ही इफेक्ट होता है। एक बात और आती है, लाइक नेबरहुड सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड ऑफेंडिंग। जैसे कि मैंने कहा कि नेबरहुड भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज के समय में हम देखते हैं, हम किसी की प्रोग्रेस को नहीं देख पाते। एक छोटी छोटी प्रोग्रेस को हम अप्रिशिएट नहीं करते, और हम चाहते तो हैं कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, पर सामने वाले को अप्रिशिएट करने में हम लोगों का दम निकल जाता है। और यहाँ मैं बात बहुत पढ़े लिखे लोगों की कर रही हूँ। बाकी तो बेचारे बहुत सिंपल पीपल हैं हमारे अराउंड, लेकिन जब ऐसे ही लोग सामने नहीं आते हैं इस तरह के पॉजिटिव बिहेवियर को लेके, और अप्रिसिएशन कल्चर को डेवलप नहीं करते हैं कि सही चीज़ को अप्रिशिएट किया जाए ताकि वो चीज़ बढ़े समाज में, तो हम समझ सकते हैं कि फिर हम क्या पैदा कर रहे हैं और किस तरीके के व्यवहार के असर को बढ़ा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी, कि किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा कैसे आ गई। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फैमिली, किस तरीके से कम्युनिटी, किस तरीके से किसी इंडिविजुअल से जुड़े हुए वो तमाम फैक्टर्स हैं जो किसी भी एडोलेसेंट और किसी भी यंग चिल्ड्रन को वो ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की तरफ ले जा सकते हैं, या इस तरह के डिसऑर्डर को डेवलप करा सकते हैं, या फिर कंडक्ट डिसऑर्डर को डेवलप करा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनका जो एक सेल्फ कंट्रोल होता है वो किस तरीके से पुअर हो जाता है, और फिर वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर अब हम बात करें कि एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस फॉर सीडी एंड ओडीडी, क्योंकि अगर हमने ये क्या है इसके बारे में बात की, इसके कैटेगरी की बात की और थियोरेटिकल अप्रोचेस की बात की, देन क्योंकि अप्रोचेस की बात की, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो हमारे कॉजल फैक्टर्स हैं वो उसी से रिलेटेड होंगे। उन फैक्टर्स की बात की कि वो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स कौन से हैं। और अगर हम कारण की बात करा हम लोगों ने, तो निवारण की भी बात करनी होगी, क्योंकि कारण में ही निवारण छुपा हुआ है कहीं ना कहीं से। तो अगर निवारण के बारे में बात ना भी की जाए तो दैट इज ऑलरेडी नोन कि अगर हम उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करेंगे जो कॉजेज हैं, तो हमको ट्रीटमेंट प्लान अपने आप
मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें, जैसे हम लोग ने नेबरहुड, पेरेंट टीचर्स और तमाम इस तरीके की बातें की हम लोगों ने, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसके लिए बहुत सारे इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो जैसा कि बात से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से डिफरेंट सिचुएशंस को मैनेज करने की बात, जो कि अभी हम लोगों ने बातें की, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाए, उनको कैसे ओरिएंट किया जाए कि हाउ टू टैकल योर चाइल्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस, किस तरीके से संस्कार दिए जाएं। कायदे से तो मुझे लगता है कि जब कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, वहां पर ही इस तरह के काउंसलिंग की चीजों को डेवलप किया जाना चाहिए कि वो पहले से समझ पाए कि ये जो बच्चा आने वाला है, जब उसके अंदर वो तमाम भाव उठ रहे हैं अपने बच्चे को लेके, कि वो इस तरीके से एक रेडीनेस उसके अंदर दिखाई दे कि आगे चल के वो किस संस्कार के साथ इस बच्चे को लेके आगे जाने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके घर की कंडीशन क्या है, उसके स्पाउस के साथ उसका रिलेशन क्या है, ये बच्चा किस टर्म्स कंडीशंस में इस दुनिया में आ रहा है। अगर टर्म्स कंडीशंस की मैं बात कर रही हूं, तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते होंगे, किस तरीके के वो जेनेटिक फैक्टर्स काम करेंगे, किस तरीके से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, जो किस दिशा में ले जा सकते हैं उस बच्चे के व्यवहार को। इसलिए उस प्रेग्नेंट मदर को ही बताना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ कहीं नहीं दिखाई देता इंडिया में, और मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं इस तरह का। पर मैं जब भी इस तरह की बात करती हूँ तो मेरे दिमाग में बात आती है कि इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमारे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हमारे साइकोलॉजी के टीचर्स, स्टूडेंट्स के थ्रू इस तरीके के ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जो कि एक इनिशियल लेवल से ही उसकी शुरुआत हो। दूसरी बात आती है चाइल्ड सोशल स्किल ट्रेनिंग। सोशल स्किल ट्रेनिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सोशल स्किल की बात करते हैं तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है ना। सोसाइटी में किस किस सिचुएशन में किन किन लोगों के बीच कैसे कब क्या हमारा रिस्पॉन्स हो, हमारा रिएक्शन हो, हमारा मैनिपुलेशन हो, वो कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव हो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह की ट्रेनिंग की बात एडी एट ऑल 2001 ने की है, तो हम देख सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम थर्ड इंटरवेंशन की बात करें तो दैट इज वीडियो बेस्ड पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने अभी कहा, इसके बारे में बात पैटरसन एट ऑल 1975 ने की है कि हम वीडियो के माध्यम से, वीडियो दिखा करके हम ज्यादा इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। सुनने से ज्यादा विजुलाइज करने की बात जब आती है तो वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं और उन चीजों को लेके हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। जैसे कोई मूवी, कोई फिल्म, कुछ इस तरह की चीजें अगर किसी फिल्म में होती हैं तो शायद हम लोग उसको पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते हैं। अगर कुछ पिंक मूवी की अगर हम बात करें कि ये जो सोशली जिस तरीके से मेल और फीमेल को लेकर के एक डिस्क्रिमिनेशन, उसके बिहेवियर को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया है, उसका एक्सेप्टेंस कैसे हो और लोग उसको कैसे देखते हैं, उसको मेल कैसे देखता है, उस लड़के की फैमिली कैसे देखती है, एक लड़की किस तरीके से सफर करती है और कैसे सरवाइव करती है, उसकी किस बात को लोग कैसे समझ लेते हैं, उसके किस सोशल बिहेवियर को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके बारे में बहुत सारी फिल्मों में बात की जाती है, पर पिंक उसमें से एक है। तो हम सभी को ये फिल्म याद रहती है। इसलिए भी वीडियो बेस्ड जो ये पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, ये बहुत कुछ बताती है कि किस तरीके से ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पे और किस तरीके से उनको स्ट्रांग बनाए रखना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटी या किसी फालतू टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से रोकना चाहिए, या कैसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन किस लेवल की है। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट थेरेपीज, मल्टी सिस्टमिक थेरेपी। इसके बारे में हैंगलर 1990 ने बात की है। देन फंक्शनल फैमिली थेरेपी, इसके बारे में अलेक्जेंडर और पार्सन 1982 ने बात की है, जिसमें फंक्शनल फैमिली थेरेपी के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से विद इन फैमिली कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करते हैं। एक ऐसा परिवार, किसी परिवार में कोई प्रोफेसर हो, कोई आईएएस हो, कोई प्रिंसिपल हो, या फिर वो अदर ऐसे पावरफुल चेयर पर हो, लेकिन वहां पर हम ये देखते हैं कि उसके होने से ही बात नहीं बनती है। उसकी फैमिली में विद इन फैमिली कम्युनिकेशन किस तरीके का है, ये बहुत डिपेंड करता है कि उसके परिवार में। कई बार हम लोग देखते हैं कि वो पर्सन एक पावरफुल प्लेस पर है, पर उसके अगर हम विद इन फैमिली कम्युनिकेशन को देखें तो वो कुछ इस लेवल का रहता है कि बहुत अपराधी प्रवृत्ति के वो बच्चे पाए जाते हैं, एक डेलिक्वेंट बिहेवियर करने वाले पाए जाते हैं, चोरी करने वाले पाए जाते हैं, प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने वाले पाए जाते हैं, ग्रुप बनाकर लड़ाई झगड़े और रिवेंज करते हुए पाए जाते हैं। ये बिल्कुल
बिल्कुल अछूता नहीं है और ये हम आज के ज़माने में जगह जगह पर देख सकते हैं। तो इन इंटरवेंशन जिसमें कि पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, चाइल्ड सोशल स्किल ट्रेनिंग, वीडियो बेस्ड पेरेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मल्टी सिस्टमेटिक थेरेपी, फंक्शनल फैमिली थेरेपी, इन सारी जो इंटरवेंशन प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने बात की, ये एक इंटरवेंशन होगा कि जब हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं डेफिएंट बिहेवियर को, पोजिशनल डेफिएंट बिहेवियर को, विद्रोहपूर्ण व्यवहार को किसी बच्चे के, और उसके जो कंडक्ट डिसऑर्डर हैं जिसमें एग्रेशन शो करना, बिला वजह लोगों के साथ बात पे कोई बात भी ना हो और बहुत सख्त रिवेंज लेना, कई बार लोग जान भी ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। और इसी बात के साथ थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स ऑफ पीजी 4th सेम। शायद नहीं, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आप उसको उस तरीके से समझ पाएंगे जिस तरीके से मैंने इस फ्रेमवर्क को बनाया और आपके लिए ये वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया। सो थैंक यू सो मच।